हेलो गाइस, दिस इज एपिक सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इस पे हम जानेंगे कौन कौन सी डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स थी, क्या उनमें ऐसा नया था, कौन कौन सी पेंटिंग्स थी और कौन सी बुक्स थी जो अर्लियर टाइम्स में लोगों ने बनाई थी, प्रेजेंट करी थी। इस स्टोरी से शुरू करते हैं। मारुसामी एंड द आयरन पिलर। Marusami was so excited his brother had propelled his wheelchair all along the dusty, stony path past the Qutub Minar and up the metal ramp. It had been tough, but now he was here in front of the famous iron pillar. It was unforgettable experience. इसमें आयरन पिलर की बात करी जा रही है जो कि कुतुब मीनार में स्थित है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया गया था। ऐसा पुख्ता नहीं है, पर उस पर आयरन पिलर पे चंद्र नाम के कोई लिखा गया है, तो ऐसा समझा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड बनाया ये, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता डायनेस्टी के ने। मेटलर्जी। एंशियंट इंडिया मेटलर्जिस्ट मेड मेजर contributions to the metallurgical history of the world. Archaeological excavations have shown the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy. हमने सबसे शुरुआती चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि हरप्पन्स को कितनी अच्छी बोल्ड नॉलेज थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के बारे में, पर उस टाइम पीरियड में उन्होंने आयरन का यूज़ नहीं किया था। उनके जो आने वाले सक्सेसर कहते हैं, जैसे आने वाली जो पीढ़ी हो गई, वो सक्सेसर ने आयरन को यूज़ किया था, पर हरप्पन सिविलाइजेशन में हमने बिल्कुल भी ये नहीं देखा है कि वहाँ पे सिर्फ ब्रोंज और जो भी डिफरेंट मेटल्स होते थे वो यूज़ किए जाते थे, बाकी और कुछ यूज़ नहीं किया जाता था। ब्रोंज एक मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का। द आयरन पिलर। ये आयरन पिलर कुतुब मीनार जो कि महरौली दिल्ली में स्थित है, ये 7.2 मीटर्स बड़ा है और 3 टन्स, यहाँ पे 3 टन्स दिखाया गया है, पर एक्चुअली ब्रिटानिका वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, इसकी जो ओरिजिनल वेट है वो है 6 टन प्लस, मतलब कि 6000 किलो से भी अधिक का इसका वजन है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो। वी नो दैट द डेट बिकॉज देर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मैंशनड अ रूल नेम चंद्रा who probably belonged to the Gupta dynasty. What is amazing is the fact that the pillar has not rusted through centuries. ये काफ़ी टाइम से बिल्कुल भी इसमें रस्टिंग नहीं आई हुई है। और अगर आप, मैं इसको थोड़ी और डिटेल में आपको बताऊं, इसके ऊपर करीबन 350 लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। अब क्यों काम किया आपको वजन से पता ही चल गया होगा। इस 3 टन पे मत जाना, इसकी एक्चुअल वेट जो ब्रिटेन का पे दी गई है वो 6 टन है, यानी 6000 किलो का इसका वजन है। अब किसी चीज़ का वजन 6000 किलो है तो आप खुद ही समझ सकते हो यार, उसको 350 लोग तो मतलब लगेंगे ही बनाने या करने में। इसके जो आप इसके उसमें देखोगे तो फॉस्फोरस का कंटेंट इसके अंदर बहुत सबसे ज़्यादा है, और बाकी थोड़े बहुत मेटल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर में। और कोई भी इसमें ये सिंगल स्टोन ऑफ उसमें दिखाया गया है, कोई भी इसमें एक वो नहीं है जॉइंट या फिर बेंडिंग मेल्टिंग वेल्टिंग का पॉइंट हिस्सा। Building in bricks and stone. The skills of a craftsperson are also apparent in the buildings that have survived, such as स्तूपता। स्तूपता एक तरह का राउंड माउंट करके एक बिल्डिंग होती है बड़ी, बेसिकली बुद्धिज्म में बुद्धा के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पीरियड से बनाने लग गए थे। द वर्ड स्तूपता मीन्स अ माउंट, while there are several kinds of स्तूपता, round and tall, big and small. These have certain common features. जनरली देर इज़ अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूपा। अब जैसे इसमें स्मॉल बॉक्स एट द प्लेस्ड एट द हार्ट ऑफ द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा, यहाँ पे कुछ भी मतलब जो बेसिकली जो माउंट का बीच में जो जगह होती थी वो जगह पे कुछ भी कोई जो किसी के भी जो इम्पोर्टेंट उनके जो रिलीजियस ग्रुप में फिगर था, उनके कुछ भी दांत हो सकता है, कुछ बोन्स हो सकती हैं, एशेस हो सकती हैं। जैसे हम टेम्पल्स के बारे में ही पढ़ेंगे तो हमारे हिंदू धर्म में जो टेम्पल्स बनाए जाते थे उसको गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह में बेसिकली जो डाइटी की इमेज होती है या उसकी स्टैचू हो गई, मूर्ति हो गई, उसको वहाँ पे रखा जाता था सॉरी, और वहाँ पे जो पंडित होते थे वो रिचुअल अपने परफॉर्म करते थे। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेस ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, वही सेम, और थिंग्स दे यूज्ड एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स। और जैसे आप राइट साइड में देखोगे तो ये स्तूपता है एक तरह का, और कितना सुंदर है, आप देख के देखिए, बहुत सुंदर है। द ग्रेट स्तूपता एट द सांची, मध्य प्रदेश। स्तूपता लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, while the brick mound probably dates to the time of Ashok. The railings and gateway were added during the time of later rulers. The sculpture from अमरावती। ये स्कल्पचर अमरावती में मिली गई थी और इसमें थोड़ा बहुत स्टोरी रिप्रेजेंट करी गई है।
This box, known as a relic casket, was covered with earth. Later, a layer of mud brick or baked brick was added on top. जो बीच में वो रखा जाता था बॉक्स, उसके बारे में बात करी जा रही है. एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये पूरा एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, वो बनाया जाता था, जो कि कार्व स्टोन स्लैब से बनाया था. ये स्टोन्स आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बारीक हैं. ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पाथ वाज लेड अराउंड द स्तूपा. ये देखो, प्रदक्षिणा पाथ मतलब एक तरह परिक्रमा, जैसे हिंदू जो लोग जानते होंगे वो परिक्रमा एक जैसे हम किसी की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन महाराज की हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे ही उसको प्रदक्षिणा पाथ बोल दिया गया है. वॉज लेड अराउंड द स्तूपा. दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स. अब जैसे यहाँ पे रेलिंग्स हैं, अगर आप देख पा रहे हो. एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज. ये गेटवेज हो गया एक तरह का. डिवोटीज वॉक अराउंड द स्तूपा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन. वो परिक्रमा ही होगी, जैसे हम भी लोग परिक्रमा लगाते हैं तो क्लॉकवाइज ही लगाते हैं, तो सेम यहाँ पे भी फंडा था. बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर. अब यहाँ पे उसको और सुंदर निखारना है तो स्कल्पटिंग यूज़ होती थी, और इतने बेहतरीन स्कल्पचर हैं हमारे हिस्ट्री में. आप उनकी स्कल्पचिंग देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे. जैसे इस गेट पे ही अगर आप देखो तो कितनी बारीकी से काम किया गया है, आप देख के ही मतलब चौंक जाओगे. और इतना अच्छा लगता है कि उस टाइम पे भी इतने एडवांस जो लोग थे उनको उनका टैलेंट इतना गजब था, क्योंकि उस टाइम पे मशीनरी इतना परफेक्ट थी नहीं, फिर भी लोग अपने हाथों से इतनी शानदार कलाकारी को करते थे. ओपन अ पाथ नोन एज द, ये तो हमने पढ़ लिया है. Find Amravati on map 7. This was a place where a magnificent stupa once existed. Many of the stone carvings for decorating the stupa were made out about 2000 years ago. Other buildings were hollowed out of a rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with sculptures and painted walls. अब इसमें हम आगे जाके देखा जाता है कि अब बहुत जगह पे एक सिंगल जो रॉक होती थी, जैसे कोई सिंगल रॉक है इतनी बड़ी, उसी में केव्स, अलग अलग प्रकार के रूम्स, और उसी में स्कल्पचिंग कर करके लोग बना देते थे. सिंगल एक केव में से एक जो भी स्कल्पचर बना देते थे उनको ही हम देखते थे. और इस प्रोसेस को जो बोला जाता है, एक सिंगल स्टोन में से कुछ भी एक स्कल्पचिंग करना, वो एक मोनोलिथ बोला जाता है उसको, मोनोलिथ. Some of these were very elaborately decorated with sculpture and painted walls. Some of the earliest Hindu temples were also built at this time. Deities such as Vishnu, Shiva and Durga were worshipped in these shrines. Shrines मतलब temples. एक early temple at Bhitargaon, Uttar Pradesh. This was built about 1500 years ago and was made of baked bricks and stone. Monolith temples at Mahabalipuram. अब यहाँ पे देखिए आप, ये मोनोलिथ है. इस पूरे को एक सिंगल स्टोन से बनाया गया है. इस जो कार्विंग है पूरी, इसको सिंगल स्टोन से बनाया गया है. इसको भी पूरे एक ही पत्थर से बनाया गया है, और इसको भी एक ही पत्थर से बनाया गया है. इन जो कार्विंग्स और जो इन चीज़ों को बनाते थे सिंगल स्टोन में से उनको मोनोलिथ बोला जाता था. ईच ऑफ दीज वर कार्व्ड आउट अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दैट इज वाई दे आर नोन एज मोनोलिथ. While brick structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upwards, in this case the stone cutter had to work from top downwards. और एक ये दुर्गा टेम्पल है अयोल में. अयोल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक कैपिटल थी किसकी, चालुक्यास की. द दुर्गा टेम्पल एट अयोल बिल्ट अबाउट 1400 ईयर्स अगो. और अयोल जो कैपिटल थी वो चालुक्या थी, और इसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर था, इसका नाम था पुलकेशिन सेकंड. आगे बढ़ते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज द रूम नोन एज गर्भगृह. अब जैसे उसमें मंडप होता है वैसे ये गर्भगृह है. यहाँ पे जो डाइटी है जिसके भी वो मंदिर उसके में बनाया गया है, उसको कॉन्सिक्रेट करके वहाँ पे उसकी मूर्ति रखी जाती है, या फिर उसका कोई भी इमेज हो गया या कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ की रखी जाती है जिसको लोग पूछते हैं, और वहीं पे आके पंडित अपना रिचुअल करता है. इट वॉज हियर दैट द प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर्ड वर्शिप टू द deity. Often as the Bhitargaon, a tower known as the Shikara was built on top of the Garbhagriha to mark out this as sacred place. ये हम देखा जाता है, इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आप ये भी देखें तो गर्भगृह के ऊपर एक टावर लाइक खड़ा इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि एनर्जी बेस्ट वे पॉसिबल में वहाँ पे कॉन्सिक्रेटेड रहती है. और वैसे इसको एक तरह से दर्शाने के लिए भी हो सकता है कि ये मेन जो गर्भगृह है वो इस जगह पे है. मोस्ट टेम्पल्स है ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडपा. मंडपा एक जगह वो होती है जहाँ पे लोग की असेंबली, या फिर लोग वहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, सत्संग कुछ भी अपना करते हैं. इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल.
Find Mahabalipuram and Ayur on map 7. Some of the finest stone temples were built in these towns. Some of these are shown here. How were stupas and temples built? इनको बनाया कैसे आता था? अब बेसिकली इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब सिंपल कोई उस टाइम पे किसान आदमी तो उसको करेगा नहीं, तो कोई राजा या महारानी इसका उपदेश देती थी और इसको बहुत ही शानदार कारीगर इसको अपनाते थे और काम को पूरा करते थे. इसमें काफ़ी मनी भी जाता था और इसमें जैसे कि नॉर्मल जब ये काम कंप्लीट हो जाता था तो लोग जो नॉर्मल प्रजा होती थी वो आती थी और डिफरेंट तरह के गिफ्ट्स लाती थी और कभी कभार वो डेकोरेट भी करते थे खुद उसको और थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन जो भी वो दे सकते हैं वो देते थे और इस वजह से थोड़ा इनका स्ट्रक्चर पूरा होता था. There were several stages in building a stupa or temple. Usually the kings or queens decided to build these as it was expensive affair. First, good quality stone had to be found, quarried and transported to the place that was often carefully chosen for a new building. Here these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings. And then these had to be placed in precisely the right position. अब जैसे आप यहाँ देखिए ये मोनोलिथ है एक तरह का सिंगल, यहाँ पे स्टोन से कितनी बड़ी एक स्टोन की वो थी उसमें से एक इमारत खड़ी गई है, 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई है और कितनी परफेक्टली अलाइंड है एक दूसरे से अगर आप देखें तो ये था हमारे जो स्कल्पचर्स थे वो इतने शानदार थे कि इन्होंने इतनी गजब तरीके से, इतने प्यारे तरीके से, इतनी शानदार तरीके से इन चीज़ों को पूरा किया है काम को. A Jain monastery from Odisha, the 2-story building was carved out of the rock surface. Notice the entrance to the room. Jain monks lived and meditated in these rooms. A sculpture from the National Museum, New Delhi. ये स्कल्पचर इसमें शो कर रहा आता है कि कैसे इसमें पता चल रहा है कि कैसे स्कल्पचर्स उसको स्कल्प्ट करते थे, वो जो मॉन्यूमेंट्स और जो भी चीज़ें. Kings and queens probably spent money from their treasure to pay the craft person who worked to build these splendid structures. Besides, when devotees come to visit the temple of the stupa, they often bought gifts which were useful to decorate buildings. For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at Sanchi. Among the other who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, and walls. ये थोड़े और अच्छे वाले लोग होते थे, पैसा अच्छा होता था वो और मदद करते. So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them. ये एक अजंता पे साइड में एक अजंता एलोरा केव्स, कई सारे आपने शायद देख भी रखी होगी, ये वहाँ पे ये है महाराष्ट्र में. यहाँ पे एक केव में अलग अलग तरह की हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं. इसमें शायद ये बुद्धा को ये बता रहा है. पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता पेंटिंग. This is a place where several caves were hollowed out the hills over centuries. Ajanta Ellora caves के नाम से. Most of these were monasteries from Buddhist monks and some of them were decorated with painting. Here are some examples. As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torch. The colors, which are vivid even after 1500 years, were made out of plants and minerals. The artists who created these splendid works of art remain unknown. आगे बढ़ते हैं. द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. बुक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं. सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड. एपिक्स होती हैं लॉन्ग कंपोजिशन स्टोरी किसी महान आदमी के बारे में या फिर गॉड्स के बारे में. एपिक्स आर ग्रैंड long compositions about heroic men and women and include stories about gods. A famous Tamil epic, the Silapadikaram, was composed by a poet named Elango around 1800 years ago. It was a story of a merchant named Kovalam and who lived in Pohara and fell in love with the courtesan named Madhavi. Neglecting his wife Kanagi, later he and Kanagi left Pohar and went to Madurai, where he was wrongly accused of the theft by the court jeweler of the Pandya king. The king sentenced Kovalam to death. Kanagi, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai. A description from Silapadikaram. Here is how the poet describes Kanagi griefs. O witness of my grief, you cannot console me. It is right that your body, fairer than pure gold, lies unwashed here in the dust. It is just that in the red of
glow of twilight, your handsome chest, framed with a flower wreath, lies throws down on the bare earth while I remain alone, helpless and abandoned to despair. Is there no God? Is there no God in the country? Can there be God in the land where the sword of the kings is used for the murder of innocent strangers? Is there a no God? Is there no God? ये जो उसकी कनगी है, उसकी जो बीवी है, उसने अपना ग्रीफ इस स्टोरी के थ्रू बयां किया है. Another Tamil epic, the Manimekkale, was composed by Satyanar around 1400 years ago. This describes the story of a daughter of Kovalam and Madhavi. These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. Other writers such as Kalidas, about whom you will read in chapter 9, wrote in Sanskrit. A verse from Meghadoot. Here is a verse from Kalidas' best known poem, the Meghadoot, in which a monsoon cloud is imagined to be a messenger between lovers who are separated from one another. See how the poet describes the breeze that will carry the cloud northwards. A cool breeze, delightful as it touched with the fragrance of the earth, swollen by your showers, inhaled deeply by elephants, and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go. तो इसमें छोटा सा एक मेघदूत एक पोएम है जो कालिदास ने लिखी थी, और उसमें एक मॉनसून क्लाउड है जो कि एक दो लवर्स के बीच की कहानी को बयां कर रहे हैं. Recording and preserving old stories. A number of Hindu religious stories that were in the circulation earlier were written down around the same time. These include the Puranas. Puranas में basically gods की story लिखी होती थी, कैसे उन्होंने दुनिया बनाई और कैसे जो भी पर्टिकुलर, अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे, विष्णु पुराण पढ़ेंगे, ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे, गणेश पुराण पढ़ेंगे, दुर्गा पुराण, जो भी मतलब पुराण को आप पढ़ोगे उसमें उस पर्टिकुलर गॉड को सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, और उसमें ये बताया जाता है कि मेन जो गॉड है वो वही है. अगर विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा विष्णु जी ने धरती कैसे बनाई, और अगर शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि शिव जी ने धरती कैसे बनाई. और सब बस यही मेन होता है कॉमन पॉइंट पुराण में, और ये बताते हैं कि उनको कैसे प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा पाठ कैसे करी जाती है, और ये इन चीज़ों के बारे में होता है. The Purana contains stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga, Parvati. They also contain details on how they were to be worshipped. Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. The Puranas were written in simple Sanskrit words and were meant to be heard by everybody. They were probably recited in temples by priests, and people came to listen to them. Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. Some of you may be familiar with these stories. The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas, who were cousins. This was a war to gain control of the throne of the Kuru and their capital. Hastinapur, the story itself was an old one, but was written down in the form in which we know it today. About 1500 years ago, both the Puranas and the Mahabharata are supposed to have been compiled by Vyasa. The Bhagavad Gita, about which you will learn in chapter 8, was included in the Mahabharata. The Ramayana is about Ram, a prince of Kaushala who was sent into exile. His wife Sita was abducted by a king of Lanka named Ravan, and Ram had to fight a battle to get her back. तो ये तो बेसिकली महाभारत रामायण आपको पता ही होगी. इसमें मेनली समझने वाली बात यह है कि जो रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था और महाभारत को वेद व्यास जी ने लिखा था. He won and returned to Ayodhya, the capital of Koshala, after his victory. Like the Mahabharata, this was an old story that was now written. Valmiki is recognized as the author of Sanskrit Ramayana. Stories told by ordinary people. Ordinary people क्या बताते थे, ये भी पढ़ लेते हैं. Ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. Some of these are preserved in collections of stories such as Jatakas and Panchatantra, which were written down around this time. Stories from Jatakas were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as Ajanta. Here is one such story. द स्टोरी ऑफ अ मंकी किंग. इसमें एक बताया जाता है एक हिमालयस में या फिर कोई वहाँ पे हिमालयस में एक मंकी किंग रहता है, और उसके कई सारे 80,000 फॉलोअर होते हैं मंकी, और वो उनका काफ़ी बहुत बड़ा एक तरह फॉलोइंग होती है उसकी 80,000 मंकीज़ की, और वो एक मंकी किंग होता है. तो ये सब जो मंकी होते हैं वो एक स्पेशल ट्री होता है, एक स्पेशल पेड़ होता है जिसके ऊपर एक अलग टाइप के आम उगते हैं, और वो इतने स्वादिष्ट होते हैं खाने में जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होता है. और एक दिन क्या होता है, एक आम ऐसे ही टूट के और नदी के द्वारा हिमालय से धीरे धीरे किसी
किसी राजा के गांव राज्य में आया और वहाँ पे वो राजा उस नदी के पास में नहा रहा था, स्नान कर रहा था, और तभी वो उस आम को खा लेता है और उसको इतना स्वादिष्ट आम लगता है और वो अपने सेनापति और इन सब सेना को भेजता है कि मुझे इस पेड़ का पता लगा के दो कि ये आम आया कहाँ से है। और उसकी सेना पता करते 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 हिमालय तक पहुँच जाती है और फिर वहाँ पे उनको पता चलता है कि इसको तो पेड़ पे ये मंकी वगैरह खाते हैं और ये मंकी किंग है इनका, ऐसे ये खाते हैं और कई सारे मंकी हैं जो खाते हैं। तो उन्होंने सोचा इन सब मंकियों को मार देता हूँ ताकि ये आम भी इनके द्वारा ख़त्म ना हो जाए कभी। तो जब वो इनको मारने लगते हैं और उसको सबको मारने लगते हैं तो उस मंकी किंग क्या होता है, उनका जो मंकी राजा होता है वो उनकी हेल्प इस तरह करता है, वो ब्रांचेस को काट के और खुद ही एक तरह का ब्रिज बना लेता है, जिसके कारण वो सारे मंकी उसके ऊपर से जा जाके बच जाते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, वो मंकी किंग इतना थक जाता है कि वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और जब राजा को इस सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो राजा उसको श्रद्धांजलि देता है और पूरे अपने रेस्पेक्ट प्रदान करता है उसकी तरफ। तो ये जो स्कल्पचर है उसमें आप देख सकते हो, इसमें मंकी जो है ये ऐसे पेड़ पे से मंकी सब भाग रहे हैं और यहाँ पे फिर उसको रिप्रेजेंट उसी स्कल्पचर में, यही हमारी जो स्कल्पचर्स होते थे उनकी खासियत होती थी कि एक ही पेंटिंग में, एक ही स्कल्पचर में आपको पूरी स्टोरी पता चल रही है। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे आम है, ये मंकी हैं, ये इसने ब्रिज बनाया मंकी ने, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। और ये यहाँ पे दूसरे उसमें अगर आप सीन में देखोगे तो ये मंकी की ये कैसे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इसके राजा, ये राजा है और ये इसके जो उसकी जो हेल्प करते हैं वो वाले लोग हैं। दिस स्टोरी इज शोन ऑन द पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट बहरुत इन सेंट्रल इंडिया। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्टोरी आर शोन इन द स्कल्पचर? सिंपली वो स्टोरी है कि उसमें वो उन्होंने उसको बचाया कैसे, मतलब मंकी किंग ने इन सबको बचाया कैसे और फिर उसको कैसे राजा होमेज यानी रेस्पेक्ट दे रहा है। कीवर्ड स्तूपा, टेम्पल, पेंटिंग, एपिक, स्टोरी, पुराना, साइंस, मैथमेटिक्स, ये तो सब आपको पता ही चल गया होगा। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बात चल रही थी, काफ़ी बुक्स जो साइंस के ऊपर हैं उनके बारे में भी बातचीत होती थी और उस ज़माने में भी काफ़ी साइंटिफिक जो एस्पेक्ट है उसको भी निखारा गया था, जिसमें से दिस वाज आल्सो टाइम व्हेन आर्यभट्टा, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम, ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वो कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑन द अर्थ ऑन इट एक्सिस। इतने टाइम पहले उसने इतने टाइम पहले उसने बता दिया था कि अर्थ की जो रोटेशन होती है वो रोटेशन कैसे होती है। इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे, ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल, जो ग्रहण होता है उसके बारे में। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टूडे। Varamabhira, Brahmagupta and Bhaskaracharya were also some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. अब जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो को आर्यभट्ट ने फाइंड किया था और आफ्टर जब इसने इन्होंने ज़ीरो फाइंड कर दिया था तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए, क्योंकि इसके बाद अरब्स और बाकी यूरोपियन जो देश थे उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया था इसको नंबर सिस्टम को यूज़ करना। आयुर्वेद में जो हम पढ़ते हैं, Ayurveda is a well-known system of health science that was developed in ancient India. The two famous practitioners of Ayurveda थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और उसके बाद आए सुश्रुत। चरक जो थे फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी सी में आए थे और सुश्रुत जो थे वो 4th सेंचुरी सी में आए थे। चरक संहिता के बाद सुश्रुत संहिता ने और एनहेंस करा था कि कैसे आयुर्वेदा में और कितनी सारी सर्जिकल वगैरह चीज़ें बताई थी। तो थैंक यू एवरीवन, ये हमारा लास्ट चैप्टर था और हमने NCERT क्लास 6 हिस्ट्री को आज कंप्लीट कर दिया है। मैं कल से या कोशिश करूँगा आज शाम से ही, वैसे बेसिकली कल से मैं डालना शुरू कर दूँगा ज्योग्राफी को, जल्दी से हम ज्योग्राफी ख़त्म करके आगे साइंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर सब चीज़ों को जल्दी समझते हुए आगे बातचीत करेंगे। तो सब डेट्स ही पढ़ लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ स्तूपा 2300 ईयर्स अगो, अमरावती 2000 साल पहले, 2500 साल पे बुद्ध आए थे, उनके बाद ये स्तूपा चालू हो गया था। अमरावती 2000 ईयर्स अगो, कालिदास 1600 ईयर्स अगो, आयरन पिलर टेम्पल है भिटरगांव पेंटिंग्स एंड अजंता आर्यभट्टा 1500 ईयर्स अगो और दुर्गा टेम्पल 1400 ईयर्स अगो। तो ये सब चीज़ें हैं, जो एक्सरसाइज हैं इनको आप कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट हो या कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आई विल गिव यू द रेस्पॉन्स इमीडिएटली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।